आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं, यानी कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हैं। इसका सीधा साधा जवाब है, शेयर मार्केट में पैसे बनाने का एक ही तरीका है। आपने कोई शेयर जिस प्राइस पर खरीदा है, उस शेयर का प्राइस आपके खरीदने के बाद बढ़ना चाहिए। सीधा साफ है कि जब तक प्राइस में चेंज नहीं होगा तब तक हम अपना पैसा नहीं बना सकते हैं। प्राइस में चेंज होना शाश्वत सत्य है। वैसे भी किसी भी शेयर का प्राइस स्थिर रह ही नहीं सकता है। जैसे कि हमें पता है कि शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल पर होती है। स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल पर बायर और सेलर दोनों मिलकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। वहां बायर और सेलर क्या प्राइस डाल रहे हैं किसी को नहीं पता है। सब लोग अपनी अपनी समझ से ही प्राइस का निर्धारण करते हैं। इसी निर्धारण के बाद उस शेयर को खरीदते हैं। अगर लोगों ने किसी चीज का भाव ज्यादा लगाना शुरू किया और उस शेयर का वर्तमान प्राइस कम है तो लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो डिमांड ज्यादा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि शेयर का प्राइस डिमांड बढ़ने पर बढ़ेगा। और अगर उन्हीं लोगों में से ज्यादातर लोगों ने किसी शेयर का भाव कम लगाया है या कम निर्धारित किया है तो लोग उसे बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वर्तमान प्राइस निर्धारित प्राइस से ज्यादा है। तो इस केस में सप्लाई बढ़ेगी और शेयर का प्राइस घटेगा। ये क्रम लगातार चलता रहता है और इस डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी भी शेयर का प्राइस घटता या बढ़ता रहता है। ये डिमांड और सप्लाई के ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ही किसी भी शेयर का प्राइस स्थिर नहीं रहता है। कहीं किसी पॉइंट पर किसी शेयर का प्राइस मुझे ज्यादा लगता है, आपको हो सकता है कम लगे, या कहीं किसी पॉइंट पर उस शेयर का प्राइस आपको ज्यादा लगेगा, हो सकता है मुझे कम लगे। इस तरीके से कोई भी शेयर अपने प्राइस को फिक्स नहीं रख पाता है, इसीलिए प्राइस में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ये डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस का खेल हमेशा चलता रहता है शेयर के किसी भी भाव पर, और इस तरीके से शेयर का भाव या तो घटेगा या बढ़ेगा। अब ये जो शेयर का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, उसके लिए भी कई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी शेयर के प्राइस को मूव कराने वाले फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है वह कंपनी खुद। जैसे उस कंपनी का कामकाज कैसा है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी के प्रमोटर और उनकी इमेज कैसी है, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी अपनी इस फ्यूचर प्लानिंग को एनुअल रिपोर्ट में किस तरीके से बता रही है। इन सब चीजों के अलावा लोगों का पर्सपेक्टिव उस कंपनी के लिए कैसा बना हुआ है, लोग उस कंपनी को किस भाव में खरीदना या बेचना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही की कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी किसी कंपनी के प्राइस में अपना रोल प्ले करती है। ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर किसी कंपनी की वर्तमान प्राइस को निर्धारित करते हैं। ये फैक्टर्स भी घटते बढ़ते रहते हैं और कंपनी का प्राइस भी घटता या बढ़ता रहता है। अगर किसी कंपनी की वर्किंग खराब हो गई, उस कंपनी की वैल्यू कम हुई, या प्रमोटर के साथ कोई प्रॉब्लम है, या फ्यूचर प्लानिंग वो सही से नहीं कर पा रही है, तो लोगों का जो बिहेवियर है कंपनी के प्रति वो बदल जाएगा और हो सकता है उस कंपनी का प्राइस नीचे आने लग जाए। और अगर ये सब चीजें सुधरती हैं तो हो सकता है लोगों का बिहेवियर उस कंपनी के प्रति अच्छा हो जाए और जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए। अब अगर मैं किसी शेयर की प्राइस मूव को सही तरीके से प्रेडिक्ट करना चाहता हूं तो मैं ये दो तरीकों से कर सकता हूं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस करके और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस करके। अगर मैं दोनों मेथड को या दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज करके उस शेयर का प्राइस प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं सही से प्राइस का प्रेडिक्शन कर पाऊं। इन दोनों मेथड के द्वारा किया जाने वाला प्राइस प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा सही ही हो, बस हम प्रॉपर एनालिसिस करके अपने सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। मतलब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि जो शेयर हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर किसी शेयर को खरीदकर पैसा बनाना है तो वह उस शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी होने पर ही बनेगा, और ये बढ़ोतरी होगी या नहीं इसका पता हम टेक्निकल या फंडामेंटल मेथड से लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों मेथड्स को एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की। किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उस कंपनी के बारे में रिसर्च की जाती है, उस कंपनी के बारे में जाना जाता है। किसी भी कंपनी के बारे में पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब ये एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर अपना लेखा जोखा कंपनी के इन्वेस्टर्स के सामने रखती है, और उस रिपोर्ट में
कंपनी जो इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है उसके अलावा कंपनी भविष्य में क्या करने वाली है उसका विवरण भी देती है। एनुअल रिपोर्ट के अलावा कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करती हैं। इन रिजल्ट्स के बेसिस पर भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको कि मेजर किया जा सके। इस एनालिसिस में हम कंपनी के फंडामेंटल्स को दिखाने वाले पैरामीटर्स को रखते हैं जिनको कि न्यूमेरिकली मापा जा सकता है, गणितीय तौर पर जिनको हम माप सकते हैं। जैसे अगर हम किसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसका हम मार्केट कैप निकाल सकते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी स्टॉक का पीई देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, उसकी फेस वैल्यू देख सकते हैं, आरओसीई आरओई देख सकते हैं, उसके सेल्स देख सकते हैं कि रिसेंट क्वार्टर में या पूरे साल में कितने से उसने सेल्स की हैं, उसका एक्सपेंस देख सकते हैं, उसको कितना प्रॉफिट चल रहा है वो देख सकते हैं, वो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, कितना टैक्स दे रही है, या ओवरऑल जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो कितना हो रहा है, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसका शेयर कैपिटल भी देख सकते हैं, रिजर्व कितने हैं, बोरोइंग कितनी है, ये सब पैरामीटर हम क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में देख सकते हैं क्योंकि इन्हें न्यूमेरिकली मापा जा सकता है। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमें एनुअल रिपोर्ट में या कंपनी जो पीरियोडिकली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनमें हमें ये सब देखने को मिलते हैं जिन्हें कि न्यूमेरिकली हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसके अंदर कंपनी के प्रमोटर्स की क्वालिटी, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तरीका, कंपनी इन्वेस्टर रिलेशनशिप, कंपनी एम्प्लॉय के रिलेशनशिप, कंपनी किस तरीके की रिसर्च कर रही है, प्रोमोटर का क्या विजन है, आदि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इन सब फैक्टर्स को हम न्यूमेरिकली माप नहीं सकते हैं। चूंकि हम न्यूमेरिकली नहीं माप सकते हैं तो इनकी सिर्फ क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि इनके एनालिसिस के बाद हम कंपनी की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पर हम कंपनी की सही वैल्यू का पता लगाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का भाव अभी 3,000 रुपये चल रहा है। बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट्स की स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि उस कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस है वो कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। ऐसी कंपनी को अंडर वैल्यू कंपनी कहेंगे और हम उस कंपनी को 3,000 के भाव पर तुरंत खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि शेयर का प्राइस 3,000 नहीं 5,000 होना चाहिए। इस प्रकार उस कंपनी की डिमांड बढ़ने लग जाएगी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ उस कंपनी का प्राइस भी बढ़ने लगेगा क्योंकि ज़्यादा लोग जब उस किसी चीज़ को खरीदने के लिए आते हैं तो स्वतः ही उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। अब इसी कंपनी का एक दूसरा एग्जाम्पल लें। मान लीजिए इस कंपनी का अभी का भाव 3,000 रुपये ही चल रहा है और उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा कि इस कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस है वो 1,000 रुपये होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी को ओवर वैल्यूड कंपनी कहूँगा। अब इस केस में बैलेंस शीट देखने के बाद अगर मैं इस कंपनी में होल्डिंग रखता हूँ तो मैं उस होल्डिंग को तुरंत सेल करूँगा क्योंकि उस कंपनी का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये होना है, या मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि होना चाहिए। अगर मेरी होल्डिंग नहीं है तो मैं नई बाइंग नहीं करूंगा क्योंकि ये कंपनी मुझे ओवर वैल्यूड लग रही है। और जब नए बायर नहीं मिलेंगे और जो लोग इस कंपनी में हैं या होल्ड किए हुए हैं वो इसे बेचना शुरू कर देंगे तो कंपनी का जो प्राइस है वो स्वतः ही या ऑटोमेटिक ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ ब्रीफ में देखा है, जब किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कई सारे पैरामीटर पर उसे चेक करते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर के नाम आपने सुने होंगे, ओपनली जो सोर्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से वे सभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ही टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत विस्तृत है। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस तथा प्राइस से रिलेटेड कंपोनेंट्स का अध्ययन करते हैं। इस स्टडी के आधार पर
हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि भविष्य का प्राइस क्या होगा। जैसे किसी शेयर का आज का प्राइस, उससे एक दिन पहले का प्राइस, पिछले वीक का प्राइस या पिछले महीने का प्राइस या पिछले वर्ष का प्राइस, ये सब देखकर हम आने वाले प्राइस का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्राइस, वॉल्यूम। प्राइस का मतलब कंपनी किस भाव पर चल रही है, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं। प्राइस और वॉल्यूम टेक्निकल एनालिसिस के मुख्य टूल हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मेनली पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज तथा प्राइस चेंज को स्टडी किया जाता है। उनके अध्ययन के आधार पर ही हम भविष्य में होने वाले प्राइस चेंज का पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देख रहे हैं, तो फिर प्राइस मूवमेंट का पता केवल टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कैसे लगा सकते हैं। इसका एक ही जवाब है, ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा माना जाता है कि हम प्राइस को याद रखते हैं, मतलब कोई प्राइस किसी लेवल पर कब था, कितने समय पहले था, कितने समय तक वो वहां रुका, इन सब चीजों को हम दिमाग में रख करके अपना आने वाला डिसीजन लेते हैं। किसी भी शेयर की प्राइस को मूव कराने में फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल खराब होना शुरू होते हैं तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर बड़ी पोजीशन लिए हुए बैठे थे, उसे बेचना शुरू कर देंगे और शेयर का प्राइस गिरने लगेगा। अब जहां बड़े फंड हाउस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि अब इस शेयर का वैल्यू हमारे कैलकुलेटेड प्राइस के बराबर आ चुका है या जिस प्राइस पर वे लोग खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पर आ चुका है, तो फिर से खरीदारी शुरू कर देंगे। ये बेचने या खरीदने की एक्टिविटी हमें प्राइस तथा वॉल्यूम के जरिए पता लगती है। पास्ट की इन्हीं प्राइस एक्टिविटी, प्राइस पॉइंट, वॉल्यूम की स्टडी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग करते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी चार्ल्स डाउ ने शुरू किया था। चार्ल्स डाउ की स्टडीज को उनकी मृत्यु के बाद डाउ थ्योरी का नाम दिया गया। डाउ को टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस को किसी भी प्रकार के मार्केट में, जैसे फ्यूचर, कमोडिटी, फिक्स्ड इनकम, करेंसी या कैश मार्केट, इन सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में सैकड़ों पैटर्न्स, इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं जिनको की ट्रेडिंग करते समय इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कई प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम भी डेवलप किए गए हैं जो कि प्राइस मूवमेंट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि प्राइस ट्रेंड, ह्यूमन साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न। इन दोनों अप्रोच का एक ही पर्पज होता है कि हम किसी शेयर में होने वाले प्राइस मूवमेंट को समझ सकें और उस प्राइस चेंज का फायदा उठाकर पैसे बना सकें। ये दोनों अप्रोच अपने आप में परिपूर्ण हैं। दोनों को अलग अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दोनों को साथ जोड़ करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों टेक्निक के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब भी हम किसी शेयर की प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों ही टेक्निक 100% सही बैठे ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए शेयर मार्केट में एक कहावत प्रचलित है कि मार्केट इज द किंग। शायद ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राइस का डिटर्मिनेशन फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ लोगों के आम बिहेवियर पर निर्भर करता है। लोग उस कंपनी को कितना वैल्यूएशन देना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर लोग किसी कंपनी को कम वैल्यूएशन देना चाहते हैं तो उस कंपनी का प्राइस नीचे ही आएगा, और अगर लोग किसी कंपनी को अधिक वैल्यूएशन देना चाहते हैं तो उस कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार हम किसी शेयर को एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम हर टॉपिक को फिर से डिटेल में देखेंगे।